हेलो एंड वेलकम बैक टू द फ्लैटिंग मनी। दिस इज आशीष, योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, करियर्स इन स्टॉक मार्केट। स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, बहुत लोगों का, यंगस्टर्स का स्पेशली क्वेश्चन होता है कि हम इसमें जॉब कैसे पा सकते हैं और अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यह करना बहुत आसान है। विदाउट डूइंग एन CA एंड MBA आप इसमें जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। कैसे करना है आपको बताऊंगा। अब क्योंकि हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा कम कॉस्ट पे, CA MBA करना नहीं तो कॉस्ट भी कम रहेगी, तो इसलिए हम उन सारे एग्जाम्स को और उन सारे रोल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ NISM सर्टिफिकेट करने के बाद आपको एंट्री लेवल की जॉब्स मिल जाएंगी। स्टॉक मार्केट करियर्स की बात करें तो यहाँ करियर में आपका सिर्फ और सिर्फ एक जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब के साथ साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपनी खुद की एक फर्म बना सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक नहीं बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी जो बहुत रेगुलेटेड होंगी, मतलब सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, उनको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसी होंगी जहाँ पे सेबी रेगुलेटेड है, मतलब क्या है कि सेमी रेगुलेटेड मतलब कुछ सेबी के द्वारा रेगुलेशन भी होगा, कुछ अदर बॉडीज भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे MFI हो गया या फिर हमारा एडा हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे रोल्स भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे रेगुलेशंस बहुत कम है, या कह सकते हैं अनरेगुलेटेड रोल्स हैं। हर किसी रोल में खुद के कुछ एंट्री बैरियर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, और साथ में कुछ उनकी रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम स्टेबिलिटी भी डिसाइड होती है। हर किसी रोल में खुद के कुछ एंट्री बैरियर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, और साथ में कुछ उनकी रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम स्टेबिलिटी भी डिसाइड होती है। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी रोल्स हैं उनको आप इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला आता है आपका एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस। एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस की खास बात ये होती है कि इसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर्स लगाने के लिए। दूसरा आता है आपका एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें आप क्लाइंट को एडवाइस करते हो और अपनी स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो, अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। तीसरा था सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिसमें आपके सेल्स के रोल इन्वॉल्व जैसे वेल्थ मैनेजर और ये सब। चौथा आता है आपका रिसर्च एनालिटिक्स। रिसर्च एनालिटिक्स में क्या है, बेसिकली आप समझो, आपको एक स्टॉक को स्टडी करना है या कोई भी एसेट क्लास जो ऐसा अगर बॉन्ड में है आप, तो बॉन्ड में भी आपको स्टडी करना है और उस स्टडी को पब्लिश करना है। पब्लिश करने के 2 तरीके हैं। अगर आप किसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं, मतलब आप जॉब करते हैं, तो आपको उस फर्म के लोगों को, जितने भी डीलर हैं या जितने भी रिक्वायर्ड पर्सन है, जहाँ पे मतलब बेसिकली उनकी ड्यूटी है उस स्टॉक्स को सजेस्ट करने की, उनको आप ये सारी रिसर्च प्रोवाइड कराओगे। दूसरा होता है इंडिविजुअल लेवल पे। आप इंडिविजुअल लेवल पे भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं और अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, जो जिसके बदले आप बेसिकली लोगों से पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। पांचवा आता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके आते हैं PMS, AIF या फिर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं उसको मैनेज करने वाले लोग या उस पूरी टीम। इन सारे रोल्स को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तब तक वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं सेबी रेगुलेटेड रूल्स की, मतलब जहां पे सेबी ने स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं और उन रूल्स को फॉलो ना करना मतलब आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है या आपका करियर खतरे में आ सकता है। तो ध्यान से सुनना। अब ये सेबी से हाईली रेगुलेटेड क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितने रूल्स आप देख रहे हैं ना, इन सभी में हाई कंप्लायंस होती है और क्लाइंट का पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो जब भी आप एडवाइस करते हैं या ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं या रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और आपकी रिसर्च के थ्रू लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो क्लाइंट का पैसा स्टेक पे है, आपको ट्रस्ट चल रहा है, तो आपको भी जिम्मेदार तरीके से उन रिसर्च को पब्लिश कराना है। ठीक है। अब इसमें कुछ रोज आते हैं, जैसे डीलर का प्रोफाइल क्या होता है बताया था मैंने आपको, ऑर्डर पंच करेगा वो। MFD मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो म्यूचुअल स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। RIA मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मतलब सेबी रजिस्टर्ड एक ऐसा पर्सन जो लोगों को फी बेस्ड मॉडल पर सजेशन दे सकता है, एडवाइस कर सकता है। म्यूचुअल फंड और कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप दे सकते हो उनको। रिसर्च एनालिस्ट बेसिकली जो अपने खुद के पेपर पब्लिश कर सकता है या फिर किसी फर्म के साथ काम करके वहाँ पे रिसर्च को दे सकता है। PMS में मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जहाँ पे अगर आपके क्लाइंट के पास 50 लाख रुपए है, बेयर मिनिमम 50 लाख रुपए, ये बेसिकली सेबी की गाइडलाइंस है, तो उस पूरे 50 लाख को मैनेज करेगा एक फंड मैनेजर।
और ये थोड़ी पर्सनलाइज्ड होती है, मतलब आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उन सबको ध्यान में रख के ही इस पैसे को मैनेज किया जाता है। इसमें आप अपनी खुद की भी रिसर्च या कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लास्ट में आता है कुछ कंप्लायंस वाले रोल, जहाँ पर कंप्लायंस टीम जो होती है उसके साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। अब कंप्लायंस टीम का मेन काम होता है कि जितने भी सेबी ने रूल्स बनाए हैं उन सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, डीलर के द्वारा, एमएफडी द्वारा, आरआईए द्वारा या सेशनलिस्ट के द्वारा। जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये इंश्योर करना कंप्लायंस टीम का काम होता है। इसके लिए आपको टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स भी चेक की जा सकती हैं। उसके बाद आता है इसके लिए, अगर आपके पास इन सारे रोल्स को काम करने के लिए कोई वैलिड एनआईएसएम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो रोल आपका इलीगल कराया जाएगा। मतलब आपने पहले से सेबी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। जैसे आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी क्योंकि सेबी रेगुलेटेड है, और कंप्लायंस से प्रोटेक्शन होगी क्योंकि सारे रूल्स सेबी बनाता है और उन रूल्स को फॉलो करोगे तो ऑलरेडी आप कंप्लाइंट हो। अगर आप कंप्लाइंट हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं पहला रोल जिसमें आता है एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस रूल्स। इसमें आप डीलर बनते हो क्योंकि आप डायरेक्टली क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो। पर ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ ये इंडिविजुअल क्लाइंट डीलिंग भी नहीं होता, इसके अलावा कई और भी रोल्स हैं जहाँ पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो। जैसे सपोज करो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स बाय करे जाएंगे, लेकिन उन ऑर्डर्स को प्लेस करने का काम डीलर का हो सकता है। तो डेफिनेटली डीलर का काम मेनली होता है ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करना। वो क्लाइंट के लिए भी हो सकता है या कंपनी की या फंड मैनेजर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज बता दूं, पहले करेंसी डीलर भी हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, इसलिए अब करेंसी डीलर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब आया आपको इक्विटी डीलर मिल जाएगा, डेरिवेटिव डीलर्स भी मिल जाएंगे आपको। डेरिवेटिव डीलर्स में आपके दो तरह के लोग मिलेंगे, एक तो इक्विटी वाला और दूसरा आपका आता है कमोडिटी वाला। जिसको नहीं पता बता दो, इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सबको ट्रेड किया जाता है। उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली ट्रेड होते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, और इनको ट्रेड कराने के लिए डीलर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अब इक्विटी मार्केट नाइट सुबह 9:15 पे खुलती है, 3:30 पे बंद हो जाती है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट 9 बजे खुलती है, रात के 12 बजे तक चलती है। इसलिए अगर आप डीलर की जॉब कर रहे हैं इक्विटी में तो आपका सर्टेन 7 से 8 घंटे की जॉब रहेगी। लेकिन डेरिवेटिव कमोडिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 शिफ्ट में काम होता है, इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट। उसके बाद बैक ऑफिस के सेटलमेंट वाले जॉब भी होते हैं जहाँ पे डीपी ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है, जितने भी ट्रेडों को सेटल करने का काम रहता है। रिस्क और कंप्लायंस सपोर्ट के लिए भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है, जहाँ पे अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आता है या कंप्लायंस समझ आती है तो आप उन रोल्स को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवाइजरी, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की। कुछ रोल्स ऐसे हैं जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड हैं, बट उनका काम ऑर्डर एग्जीक्यूशन का नहीं है बल्कि एडवाइजरी का है, जहाँ पे आप किसी क्लाइंट को किसी पोर्टफोलियो को बेचने के लिए सजेस्ट करते हो, एडवाइस करते हो। ठीक है, इससे पहले आता है आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम एमएफडी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। अब एमएफडी का काम क्या होता है, जो भी पहले एमएफडी NISM 5A, कौन सा NISM 5A का सर्टिफिकेट लेता है। NISM 5 करने के बाद आप एमफी बॉडी पे जाओगे, वहाँ पे अपना NISM सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, आपको एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब जो भी बंदा उस ARN नंबर, मतलब जो एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है बेसिकली, ARN नंबर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस सारी इन्वेस्टमेंट पे आपको कमीशन मिलेगा। ये सारा प्रोसेस होता है एमएफडी का। दूसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिसको आप RIA भी बोल सकते हो। ये एक सेबी रेगुलेटेड प्रोफेशन है जहाँ पे बिजनेस आप अपना सेटअप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन रहे हैं तो आप कमीशन बेस बिजनेस नहीं कर सकते, आपको फी बेस मॉडल पे काम करना पड़ेगा, जहाँ आप अपनी एडवाइजरी की फीस ले सकते हो। उसके बाद आता है रिलेशनशिप और वेल्थ मैनेजर के रोल, जहाँ पे आप सेल्स में किसी कंपनी में काम करते हैं तो वेल्थ मैनेजर की पोस्ट आपको मिल सकती है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ ब्रोकिंग सेल्स के बिजनेस, जहाँ पे अगर आप किसी कंपनी ब्रोकिंग में स्पेशली की बात कर रहा हूँ जॉब करते हैं तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया 3:30 के बाद मार्केट हो सकता है आपसे सेल्स भी कराई जाए, और सेल्स में उनको खुद की कस्टमर प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी हो सकता है। वेल्थ प्रोडक्ट भी होते हैं, इसमें कई सारे PMS और AIF ये भी इंक्लूड होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशनल सेल्स सपोर्ट का भी काम होता है, जैसे कुछ ब्रोकिंग फर्म्स क्या करती हैं, आजकल AI बहुत चल रहा है ट्रेडिंग में, राइट, तो उसके लिए कोई उन्होंने टूल बनाया, उस टूल को सेल करने का काम आपका हो सकता है। इसके बाद आता है रिसर्च सपोर्ट एंड पोर्टफोलियो एंड एसेट मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें 2 रोल है आपके, रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। रिसर्च में आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, डेरिवेटिव स्ट्रेटजी बिल्डर भी बन सकते हो, राइट, और पोर्टफोलियो एनालिस्ट भी बन सकते हो, जहाँ पे आपका रोज सपोर्ट का रहेगा, जहाँ पूरा पोर्टफोलियो आपको बना हुआ मिलेगा पर उसमें आप सपोर्ट रोल प्रोवाइड कराओगे, कुछ रिसर्च दे दी या कुछ भी
एक्स वाई कुछ भी आपका जॉब हो सकता है वहाँ पे, राइट। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो एसेट मैनेजमेंट में आता है पीएमएस के रोल, जहाँ पे आप पूरा पीएमएस मैनेज करते हो। पीएमएस में ही थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता आपका फंड मैनेजर का रिपोर्ट भी होता है, जहाँ पे आप फंड मैनेजर के साथ मिलकर काम करते हो, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, मैंने आपको बात करी थी कुछ ऐसे रोल भी होते हैं जहाँ पर रेगुलेशंस बहुत कम है, और वही हम डिस्कस कर रहे हैं अब। पहला इसमें होगा था फिनिशर्स का। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर है बेसिकली, वो आजकल बहुत ट्रेंड में है कि लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, अपने बाय सेल रिकमेंडेशन देते हैं, या मार्केट में जो हो रहा है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। हालांकि अभी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बट धीरे धीरे इसमें रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, इस इंडस्ट्री में क्या करना सही है और क्या करना गलत है, इसमें बहुत ही थिन लाइन है, मतलब बहुत ही पतली दीवार है। आपने कब सेबी के रूल्स वायलेट कर दिए नहीं पता आपको, कभी भी सेबी आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तो ध्यान रहे, आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं और शेयर मार्केट रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एजुकेटर हैं या फिर आप बाय सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो सेबी की गाइडलाइंस को ध्यान रख के ही करिए। रूल्स कम है बट फिर भी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। कोई भी, मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, अगर आप किसी स्टॉक पे बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए बाय सेल रिकमेंडेशन आप जब तक नहीं दे सकते जब तक आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। एजुकेशन की बात करें, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के आड़ में अपने चैनल चला रहे हैं, वो भी नहीं करना आपको। बाय सेल रिकमेंडेशन मतलब नो, बिल्कुल नो। कहीं से भी ये नहीं आना चाहिए कि आपने बाय सेल रिकमेंडेशन दी थी वाइल डिलीवरिंग योर कंटेंट, राइट। इसके अलावा बहुत लोग आज टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप पे मेंटर बन के बैठे हैं, वो करना ठीक है, लेकिन आप कहाँ पर रूल्स वायलेट करो वो आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स, बहुत से लोग जिन खुद ही कैपिटल लगा के बैठे हैं और खुद मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आपको आता है, नॉलेज है, करो खुद से, बहुत बढ़िया है, सीखोगे भी और आगे बढ़ोगे। लेकिन बहुत ही रिस्क है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें रिस्क बहुत है, क्योंकि रिटर्न तो आपको लगता है कि भाई खुद का कैपिटल है, एंट्री बहुत इजीली मिल गई, लेकिन इससे फेलियर भी बहुत हाई है। आप ट्रेडिंग करते करते कब ओवर ट्रेड कर ले हो पता नहीं चलेगा आपको। तो स्ट्रिक्ट रूल खुद के लिए ही बनाओ कि मुझे कितना ट्रेड करना है, कैसे पोजीशन साइजिंग रखनी, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली, जो बड़े, अब बहुत कई लोग तो काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स वाले हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है रेपुटेशन का। लीगल क्या कर रहे हो, क्या लीगल है क्या इलीगल है, इसका पता होना चाहिए आपको, अदरवाइज आपकी रेपुटेशन स्टेक पे लगी है, तो ध्यान से काम करिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि इन सारी चीज़ों में एनएसएम कहाँ फिट बैठता है। देखो, आपने सीए एमबीए जो मर्जी करा, लेकिन आपको उससे एक लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन एनएसएम का कोई सर्टिफिकेट आप करते हैं तो आपको सीवी का लाइसेंस मिल जाता है कि भाई आप एंट्री लेवल की जॉब कर सकते हैं, या ये इस प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। ये कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट होता है जिसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है, और एक्सपायर होने के बाद या तो आपको एग्जाम देना पड़ता है या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो आपको बताऊंगा कैसे होता है ये आने वाले टाइम में। तो ध्यान है, एनएसएम जो है आपको मिनिमम लीगल परमिशन देता है आप प्रोफेशनली वर्क करने के लिए। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, 15 से 3,000 रुपये एग्जाम खर्च होता है। ये मिलिट्री है, इसलिए आपको करना ज़रूरी है, अगर आपको करना ही है तो। ये आपके एंट्री लेवल के डोर खोल देगा, आपको उस इंडस्ट्री में जाने का मौका दे देगा। पर सक्सेस मिलेगी या नहीं ये गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्स कितना है। दूसरा, आपकी नॉलेज बहुत मैटर करती है इसमें। जितनी अच्छी नॉलेज रखोगे उतना आपको आने वाले टाइम में अच्छी सक्सेस मिलेगी। और मैं पहले बता दूं, रिसर्च एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है एक हाई पेइंग जॉब है, पर उनके लिए एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उतना बढ़िया आपका रोल रहेगा। अब एक कंपैरिजन करते हैं एमबीए वर्सेस एनआईएसएम। देखो, एमबीए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और डिग्री सर्टिफिकेशन बहुत फ़र्क होता है कि एमबीए एक डिग्री है और ये एक आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत कम है और मैंडेटरी है साथ में। सबसे बढ़िया, टाइम भी बहुत कम लगता है। आप इजीली 2 से 6 महीने की तैयारी करके इजीली आप काम करते हैं। इनफैक्ट कई बार अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको मार्केट की, 1 महीने के अंदर भी आप करके कर सकते हो साइट सर्टिफिकेट और जॉब पा सकते हो। हाई आरओआई है क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन सैलरी आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और कॉस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे आपको 5 से 25 लाख रहे हैं, यहाँ आपको 2 से 3 हज़ार ही लग रहे हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, किसको उसमें एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, किसको एंटर करना चाहिए वो आपको पता चल चुका होगा अभी तक, लेकिन किसको एंटर नहीं करना चाहिए ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको क्विक मनी चाहिए, ये आपके लिए बना नहीं है। रूल्स और कंप्लाइंस से आपको हेट है, मत आओ इसमें। अगर आपको इनकम वॉलिडिटी हैंडल नहीं कर सकते तो भी मत आओ। अगर आपको ट्रेडिंग एज ए करियर चूज करना है
तो भी इसमें मत आना, क्योंकि आपको खुद ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसको आप धीरे-धीरे मैनेज करोगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि रियल में इंडस्ट्री कैसे काम करती है। आपको अगर एथिक्स लर्निंग नहीं समझ आती, मत आना इसमें। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो ध्यान रखना, आपको चाहिए डिसिप्लिन, आपको पेशेंस चाहिए। अगर हाई पेइंग जॉब में जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया आपका, या फिर आपका रिसर्च एनालिस्ट हो गया, इन रोल्स में जाने के लिए आपको एक एंट्री लेवल की जॉब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्रेजुअली आप और सीखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो धीरे-धीरे आप इस करियर में और आगे जाओगे। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब ये सारे करियर ऑप्शंस आप चूज़ कर लेते हो, तो आपको एक क्वेश्चन माइंड में ज़रूर आया है कि मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी या मैं कितना कमा सकता हूँ? 2 इसके आंसर हैं। अगर आप रियल में कमाने की बात करते हैं, तो जॉब में आपकी एंट्री लेवल की जो जॉब होती है बेसिकली, इसमें 20 से 22 हज़ार से स्टार्ट होता है, और ग्रेजुअली बढ़-बढ़ के वो 70 से 80 हज़ार तक भी पहुँच सकता है। वो डिपेंड करता है आपका रोल क्या है, राइट? अगर आप सेल्स में भी होंगे इंक्लूड होके, तो वो लाख तक भी पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप मैनेजमेंट में और ऊपर जाएँगे, ठीक है? लेकिन बिज़नेस की अगर हम बात करें तो कोई कैप नहीं है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं या आरआईए हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर उन्होंने अपना खुद का क्लाइंट बेस बनाया है उसके लिए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बिज़नेस बनाना चाहते हैं उसमें तो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे क्लाइंट बेस बनाना पड़ेगा आपको, उनको सर्विस देके ही आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इसके साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन पे भी ध्यान रखिए, आप अच्छे क्वालिफ़िकेशंस को अपनी किटी में डालिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में और अच्छी करियर ग्रोथ मिले। ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।